कल हम लोग स्टार्ट करा था, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था हमने, है ना, किसका, एंशिएंट हिस्ट्री का। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रो देख लिया, अभी इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने थोड़ा थोड़ा तो आपको बता ही दी थी, है ना, जैसे ये निर्माण विस्तार क्या होता है, तो ये एक्चुअल में ये मैंने बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा है कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक, हमने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल होता है, आदि ऐतिहासिक काल होता है, और एक और क्या होता है, ऐतिहासिक काल होता है। ये 3 काल बताए थे मैंने आपको डिवाइड। एक बार मैं ना और आपको कंफर्म कर देती हूँ। इतिहास, कल मैंने आपको बताया कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भाग होते हैं इतिहास के। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। इतिहास को हमने वर्णन के रूप में, हम इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक भागों में बांटा। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करोगे तो यहां पर आप देखोगे तो कहां से कहां तक 20 लाख, क्या बोला मैंने, 20 लाख बीसी से लेकर आप बात करोगे तो यहाँ का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12,000 बीसी। कितना होगा? 12,000 बीसी। कहां से कहां तक का टाइम पीरियड बताया मैंने? 20 लाख बीसी, बीसी से कहां तक? 12,000 बीसी तक। क्या रहा होगा? प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड रहा होगा। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? ऐसा समय जिसके ऊपर हम पूरी तरह से सिर्फ एविडेंस पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करते हैं हम लोग? एविडेंस यहां से मिले हैं सिर्फ हमको, एविडेंस, या जिसे बोलते हैं हम लोग साक्ष्यों पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित, और पूर्णतः साक्ष्यों पर आधारित है। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल पूर्णतः साक्ष्यों पर आधारित है, प्लस अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल को, इसे खुद 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। एक होता है कौन सा? पूरा पाषाण काल। क्या होता है? पूरा पाषाण काल होता है। एक होता है हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखो, पाषाण का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। और एक होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहते हैं। लिथ का मतलब भी पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। तो पूरा पाषाण काल जो है, ये यहाँ पर हमने जैसे बताया ना, वहां पे इसको सेम लिखेंगे, 20 लाख से लेके 12,000 बीसी तक इसका टाइम था पूरा पाषाण काल का। सेम मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड बताओगे तो ये था 12,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी के बीच में। और नव पाषाण काल का पीरियड बताओगे 10,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया। इतिहास थोड़ा सा डाटा पे भी चलता है ना, आपको पता होना चाहिए लगभग कहां से कहां तक समय काल रहा होगा। तो हमने पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है सोचो। इस समय पर जो मानव थे वो आदि मानव थे। कैसे थे? आदि मानव जैसे, ठीक है, ये आदि मानव थे। आदि मानव क्या करते? शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। क्या करते थे ये लोग? शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और खाद्य संग्राहक थे, मतलब शिकार करा और शिकार करा और उसको क्या कर लेते थे? स्टोर कर लेते थे अपने पास। अब जैसे बहुत समय तक कोई जानवर नहीं मिला, तब तक तो वही खाना है ना, तो उसको बोलते हैं खाद्य संग्राहक। क्या कहते हैं हम लोग? खाद्य संग्राहक। तो पूरा पाषाण काल में लोग ऐसे हुआ करते थे। पूरा पाषाण काल में लोग, हम मानते हैं कि चित्रकला से भी ये लोग थोड़े से क्या थे? रिलेटेड थे। तो पूरा पाषाण काल का एक साक्ष्य हमको मिलता है कहां पर? मध्य प्रदेश में मिलता है। कहां मिलता है? मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका से। ओबेदुल्लागंज रायसेन में एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका गुफा। क्या नाम है? भीमबेटका। और भीमबेटका से पूरा पाषाण काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। कहां के? पूरा पाषाण काल के चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। आया? मैंने बोला ये एविडेंस पे रिलेटेड है। किस पे? पूरी तरह से एविडेंस पे बेस्ड है। आपको यहां से कोई भी लिपि नहीं मिली है। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, मतलब कोई ने आपको लिख के नहीं दे। वेद लिखे हुए हैं, पुराण लिखे हुए हैं, धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए मिले ना आपको, तो आपने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ से तो कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं, तो आपको कैसे पता ऐसा कोई सा काल रहा होगा, ऐसा कोई सा पीरियड रहा होगा? तो बोलेंगे हम एविडेंस,
क्या मिले हमको? एविडेंस। और एविडेंस में आप बताओगे कि यहां पर तो मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका पूरा पाषाण कालीन गुफा है। कैसी है ये? पूरा पाषाण काल की गुफा है, मतलब आदि मानव ने चित्र बना के रखे। किसने बनाए हैं चित्र? आदि मानव ने चित्र बनाया। अच्छा, यहां पर आता है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है ये? मध्य पाषाण काल। यहां पर कैसा बताया मैंने? आदि मानव था, वो शिकार करता था, जंगल में जाएगा, शिकार करेगा और शिकार करके अपना जीवन यापन करेगा। ठीक है, और शिकार करके जीवन यापन करेगा। और साथ में यहाँ पर वो क्या करता था? शिकार को संग्रह करके रखता था। क्या करके रखा था? संग्रह। तो उसे बोलते खाद्य संग्रह। क्या बोलते हैं हम लोग? खाद्य संग्राहक। यहां पर होते थे खाद्य संग्राहक। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे। पूरा पाषाण काल में इन्होंने एक और चीज की खोज कर ली थी, आग की। किसकी? आग की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? आग की खोज करके बैठे भैया, आग की खोज हो गई। ठीक है, आग की खोज बहुत सारे जो इतिहासकार है ना, उनमें थोड़ा सा विवाद है। बोले आग की खोज हो गई यहां पर। बेटे फ्री पत्थर मारे, और पत्थर मारे तो पत्थर में से क्या निकली? आग निकली, चिंगारी निकली। अच्छा, यहां पर ये पाषाण काल बोला है। शिकार करने के लिए ये लोग किसका प्रयोग करते थे? पत्थर के औजारों का। किसका प्रयोग करते थे? पत्थर के औजार बनाते थे, उसका उपयोग ये लोग करते थे। कौन कर रहे हैं? ये आदि मानव है। कौन है ये सब? आपसे मिलेगा आदि मानव। कहां पर मिलेंगे? तो आपको पूरा पाषाण काल में। किधर मिलेंगे? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के साथ। फिर हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? 12,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। बहुत कम पीरियड रहा इसका। ठीक है, बहुत कम पीरियड में इसका रहा। और यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो था, है ना, यहाँ पर भी मानव ने क्या करा? तो ये अब तो आग जलाना सीख गया, आग जलाना सीख गया ना। आग जलाने के बाद इन्होंने यहाँ पर भी काम करे। और आता है फिर यहाँ पर, ये देखो इसका पीरियड बहुत कम है। और इसके बाद आता है नवपाषाण काल। क्या आता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या करेगा? नवपाषाण काल में ये पहिए की खोज करता है। किसकी? पहिए की। ये मनके की खोज करता है। मनके मतलब होता है मोती। किसकी खोज करता है? मोती की। और अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में क्या सीखा इसने? तो इसने कृषि करना सीखा। क्या करना सीखा? कृषि। ये सीखा पशुपालन। क्या सीखा? पशुपालन। और इसने पहला पशु पाला कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता। इसने कुत्ते को पालना सीख लिया। ठीक है, आज तक पाल लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं बस पूरा पाषाण काल, नवपाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक हमने पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल पढ़ रहे हो? प्राग ऐतिहासिक। और प्राग ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा? 3 भाग। कौन कौन से? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल कहां से कहां तक? 20 लाख से 12,000 तक। कहां तक है? 12,000। मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 और नवपाषाण काल 10 से 3,000 तक। अच्छा, खाद्य संग्राहक किसमें था? तो हम बताएंगे कि पूरा पाषाण। शिकार करके जीवन यापन करता था, तो कहां पर आएगा? पूरा पाषाण काल में करता था। मध्य पाषाण काल में क्या सीखा? कृषि एवं पशुपालन करना सीखा। नवपाषाण काल में पहिए की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? पहिए। और इसने पता है पहिए की खोज करके बनाई थी कुत्ता गाड़ी। क्या बना दी? कुत्ता बनाया, पहिए लगाए, गाड़ी बना दी, है ना। अब क्या करेगा ये? इसने व्यापार करना भी सीखा। क्या करना सीखा? व्यापार सीखता है। कौन? मानव, आदि मानव। ठीक है, तो ये जो है ना पोषण चलता चला गया आगे की तरफ। और ये टाइम पीरियड बढ़ गया आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ गया? आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ। और यहीं पर आद्य ऐतिहासिक काल में हम बोलते हैं यहां से हमको साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हुए, साथ में हमको यहां से क्या प्राप्त हुई? लिपि प्राप्त हुई है, स्क्रिप्ट मिली आपको। क्या मिली है? स्क्रिप्ट मिली। अब जरा ना इन सबको एक साइड करके यहाँ पर हम 2 चीज समझते हैं, क्योंकि मेरे को आपको पढ़ानी होगी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ानी होगी? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके पीछे आ रहा है सभ्यता। तो थोड़ा सा हम देखते हैं संस्कृति क्या होता है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति संस्कृति क्या होती है? बताओगे कोई मुझे? संस्कृति क्या होती है? बताइए, कोई बताना चाहेगा संस्कृति क्या होती है? एक बारी नहीं पता? देखो एक चीज अब मैं समझाती हूँ आपको। ये देखो, ये एक कोई सा रीजन है, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया है, पर इस पर्टिकुलर एक क्षेत्र में लोग निवास करते हैं।
ये क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इनका खान पान है, इनका पहनाव ओढ़ाव है, इनकी बोलचाल है, इनकी भाषा है। ठीक है, अच्छा सुनो, तो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली या जीवन पद्धति को हम संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। क्या लिखा हमने? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली या जीवन पद्धति को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ये कहते हैं संस्कृति। अगर लिखने को भी आ जाए तो लिखोगे, मेंस में तो लिखना पड़ेगा, संस्कृति के ऊपर क्या लिखोगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप छोटी छोटी चीज समझो। देखो ये ना आपके शब्दों का संग्रह होगा बहुत सारा, है ना, और जो आपको निबंध और अच्छी अच्छी आपकी राइटिंग स्किल बढ़ाएगा। तो हर चीज को लिखना है अपन, ठीक है। अपन एमपीपीएससी करने बैठे हैं तो लिखे बिना काम नहीं चलेगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, देखो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति या जीवन शैली को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये कोई सा, ये बहुत बड़ा रीजन है, मैंने आपको बताया, ये तो बहुत इतना बड़ा रीजन है। ये देखो इतना बड़ा रीजन है, क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल लोग, देखो यहाँ पर इतने लोग रहते हैं और दूसरे लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग। ये इधर भी कोई कोई रह रहा है, कहीं कहीं पे रह रहे हैं, ये लोग निवास कर रहे हैं, रहते हैं। अब ये लोग ना इनको आते जाते देखते रहते हैं, ये लोगों को इनको अच्छा लगता है, इनका खान पान, इनका उठना बैठना, इनकी जीवन शैली इनको पसंद है। ये जो दूसरे लोग हैं इन लोगों को पसंद है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं ना, ये इनकी जीवन शैली को स्वीकार कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? ये लोग, जो अन्य लोग होते हैं, वे भी इनकी जीवन शैली को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। और जब ये लोग अपनी दूसरों की जीवन शैली को स्वीकार करते हैं, तब ये पूरी क्या बन गई? सभ्यता बन गई। क्या बन गई? बहुत छोटा सा अंतर है, समझ में आया? संस्कृति और सभ्यता का अंतर क्या बताया मैंने कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली या जीवन पद्धति को क्या कहते हैं? हम संस्कृति कहते हैं। लेकिन ये क्या बन जाए? इन लोगों के लिए मानक बन जाए। अब क्या लिखेंगे हम सभ्यता के लिए? तो क्या बोलेंगे, है ना, कुछ या किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली जैसे कि रहना, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, तीज त्योहार आदि, है ना, ये मैंने ब्रैकेट में डाला है। तो क्या लिखा? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली अन्य लोगों को प्रभावित करे तथा अपना मानक स्थापित करे, उसे सभ्यता कहा जाता है, या उसे सभ्यता कहते हैं, जितने वर्ड कम कर सको करना। ठीक है, ये आपकी मेंस राइटिंग ऐसे स्किल चलेगी, है ना। हमें लिखना आना चाहिए। क्या पढ़ा हमने संस्कृति के बारे में? तो संस्कृति एक विशेष क्षेत्र में कोई लोग पहले अपनाते थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ लोग को लगा कि चलो भैया हमें तो इनका रहना पाना अच्छा लगता है, इनका खाना पीना अच्छा लगता है, तो हम भी उस चीज को अपना लेते हैं। ठीक है, और वो चीज क्या बन जाए? एक स्टैंडर्ड बन जाए। क्या बन जाए? एक स्टैंडर्ड अपना बना ले, मतलब मानक तय कर ले, स्टैंडर्ड बन गया वो, और वो अब लोग अपनाने लग गए, तो वो बन जाती है सभ्यता। क्या बन जाती है? सभ्यता। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग,
नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। आप देखोगे आपको कोई सी भी सभ्यता मिलेगी वो नदियों के आसपास मिलेगी। किसके आसपास मिलेगी? नदियों के आसपास। क्योंकि नदी जो है ना बहुत ही बेसिक, जैसे आप देखोगे अगर बेसिक नीड है, क्या बोलते हैं हम लोग, इंसान की बेसिक नीड क्या है? क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान है ना। बेसिक नीड क्या होती है इंसान की? रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड। अच्छा, और इसमें भी सबसे बेसिक क्या है? रोटी। आदि मानव के पास तो कपड़े थे ही नहीं, घर तो था ही नहीं, लेकिन बेसिक नीड क्या थी पहले? रोटी। तो रोटी आपको कहां मिलेगी? जैसे मैं बताऊं आपको, ये नदी है, ये नदी है और नदी के आसपास आप कृषि कर सकते हो, और कृषि करोगे तो क्या होगी? उपज अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो क्या होगा? आपको खाने को क्या मिलेगी? रोटी चावल मिलेगा, मिलेगा ना खाने के लिए, रोटी या चावल। मतलब आपको रोटी चावल ना लिखूं तो मैं बता दूं यहाँ अनाज मिलेगा। क्या मिलेगा? अनाज। ये देखो, तो कोई भी जो लोग होते हैं वो कहां पर रहना पसंद करते हैं? नदियों के आसपास। पीने को पानी मिल जाएगा, शिकार करने को जानवर मिल जाएंगे क्योंकि नदी में पानी पीने आएंगे, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अब देखो, नदी के आसपास कृषि अच्छी होगी क्योंकि मिट्टी अच्छी होती है, और मिट्टी अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो आपको खाने को क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। इसीलिए जो नदियां होती हैं बहुत ही मूल भाग होती है किसी भी सभ्यता का। इसीलिए नदियों को क्या कहा जाता है? नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। दुनिया की जितनी भी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के आसपास ही बसी है या उद्भव हुई है। जैसे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, किसकी बात करते हैं? सिंधु घाटी क्यों नाम रख दिया भैया? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हमने? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो यहां पर ना पहले संस्कृति होगी। क्या होगी? पहले संस्कृति रही होगी। जैसे कि हम बात करें कैसे संस्कृति रही होगी, यहीं पे देखो कि यहां पर रही होगी बलूचिस्तानी संस्कृति, कोट डीजी संस्कृति, ठीक है। यहां पर रही होगी आमरी संस्कृति। ये सब अलग अलग संस्कृति है, लेकिन ये संस्कृति लोगों को पसंद आई तो संस्कृति क्या बनी? मानक बनी, स्टैंडर्ड बनी, और ये स्टैंडर्ड बनेगी तो क्या बनेगी? सभ्यता। और यही सभ्यता आप आगे जाके पढ़ते हो ये बनती है आईवीसी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। बोलो इतनी बात समझ में आई? पक्का? कुछ भी मतलब डाउट सा लग रहा है? देखो कोई डाउट जैसी चीज तो नहीं है, हमको सीधा सीधी बात है, बस समझ आनी चाहिए कि संस्कृति से ही क्या बनती है? सभ्यता बनती है। ठीक है, देख लो एक बार ही अपनी कॉपी में, एक बार पढ़ो संस्कृति और सभ्यता को। देखें, एक्चुअल में हम जब मेंस जैसा पोर्शन पढ़ते हैं ना तो हमें एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। फिर आप ये नहीं बोल सकते ये एक्चुअल में जो हमारा सिलेबस है हड़प्पा सभ्यता सिलेबस, वहां से नहीं आप चालू कर सकते। आपको थोड़ा सा किसी भी चीज का पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मतलब आप सीधे जाके खड़े नहीं हो सकते कि हाँ किसी से बात, उसका बैकग्राउंड आपको पता करना पड़ेगा कि मानव एक्चुअल में आया कैसे, उसने क्या करा। अब देखो ना, आप हमारी अभी की अवधारणा देखोगे तो मैं आपको बताती हूँ स्टोन एज, स्टोन एज से
एआई तक का सफर कैसे पूरा करा होगा मानव ने, सोचो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोलो काम हो जाता है, और वहां पर वो पत्थर घस रहा है बैठ के। खाना ही खा ले वही बहुत है, जानवर मिल जाए उसे मार दे वही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, एक मानव के लिए। लेकिन एक समय आज का देखो क्या है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का समय है ना, ये सफर बहुत लंबा है। मानो मतलब आप अगर बुद्धि लगाओगे, अपनी विशेष बुद्धियों को लगा के सोचोगे कि क्या हुआ होगा, कैसे करा होगा, और आगे पता नहीं क्या होगा। आज कितना जल्दी क्विक, मतलब मोबाइल ये वो कितना ज्यादा सब कुछ हाईटेक हो चुका है। टेक्नोलॉजी मतलब बोल रही है कि किसी कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगी, सब ले आऊंगी अपने अंदर। और एक समय था स्टोन एज का, है ना। तो थोड़ा सा एक चीज यहां पर समझना, अभी इसको लाते हैं टॉपिक को वापस से, मैं सभ्यता पर भी आती हूं। जब क्या होता है ना, कोई समुदाय है ना, कोई समुदाय या कोई संस्कृति जब क्या करती है, विशेष स्तर को, मतलब विकास के विशेष स्तर पर पहुंच जाता है। क्या बताया मैंने, जब, या फिर मैं लिखना अन्य भाषा में, अन्य शब्दों में लिखना, अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में स्पष्ट करें तो, अन्य शब्दों में स्पष्ट करें तो, कोई समुदाय है ना, विकास के स्तर पर, है ना, विकास के स्तर पर गतिशील हो तथा, है ना, नगरीकरण और लेखन शैली की ओर अग्रसर हो सभ्यता कहलाती है। ओहो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी है, क्या है वो, सिटी है। मैंने अभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया भी नहीं है आपको, मैं तो बस आपको थोड़ा सा प्रारूप बता रही हूँ, क्योंकि वो सिविलाइजेशन आप क्यों शब्द का प्रयोग कर रहे हो, है ना, वो सिविलाइजेशन क्यों है, क्यों उसे आप सिटी बोलते हो, क्यों उसे सभ्यता कहते हो। सभ्यता और संस्कृति का और अंतर देखोगे ना, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। कैसे, तो अगर हम कोई फूल बनाए, है ना, हम अगर कोई फूल बना दें, तो ये जो फूल है, ये फूल की, अच्छा क्यों बना दिया मैडम फूल, अच्छा देख लो एक बार, फूल की पंखुड़ी, फूल की कोमलता, फूल का रंग, अगर मैं किसी फूल का उदाहरण दूं, तो फूल की जो क्या है, बाह्य संरचना है, क्या है, बाह्य संरचना है, उसके बाह्य गुण हैं, क्या है वो, बाह्य गुण, वो सभ्यता है, क्या है वो, सभ्यता। ठीक है, और फूल की जो सुगंध है, इसकी जो महक है, ये इसका आंतरिक गुण है, क्या है, ये इसका आंतरिक गुण है, और ये संस्कृति है। ये संस्कृति है, मतलब किसी मानव का पहरावा ओढ़ावा, उसका रहन सहन, उस बाहर से आप देख रहे हो, क्या बोला मैंने, बाहर से देख रहे हो, तो वो क्या है, सभ्यता। और कहीं ना कहीं सभ्यता संस्कृति को दबाती है। क्या बोला मैंने, कहीं ना कहीं जब सभ्यता बढ़ती है तो संस्कृति दब जाती है। जैसे कि आज आप देखोगे कि आज जो हमारे संस्कार है वो दब जाते हैं। आपको, अगर आप पंडित हो, आपको घर में बचपन से आपको भारतीय परिवेश बताया गया है कि आप ये पहनिए, साड़ी पहनिए,
आपका भारतीय परिवेश है, आपकी संस्कृति है, क्या पहनना? साड़ी पहनना। लेकिन सभ्यता क्या बोलती है? जींस पहनना। तो आप सभ्यता को पकड़ोगे तो संस्कृति छूट जाएगी। और सभ्यता बोलती है खुद कि क्या हूं मैं? विकास की तरफ क्या हूं? अग्रसर हूं। गलती किसी की भी नहीं है, आप समाज के साथ आगे बढ़ रहे हो। किसके साथ? समाज के साथ आगे बढ़ रहे हो। कुछ संस्कृति है जो बहुत अच्छी नहीं है, जैसे बोले हमारी धार्मिक संस्कृति है बलि देना, सभ्यता उसको नहीं मानती कभी कभी। तो संस्कृति और सभ्यता भी एक दूसरे का क्या करती है? विरोधाभास करती है। क्या करती है? विरोधाभास करती है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति कभी कभी, जो सभ्यता है ना, वो कभी कभी आंतरिक गुणों का विनाश कर देती। क्या बोला मैंने? सभ्यता कभी कभी आंतरिक गुणों का विनाश करती है। सभ्यता को ऊपर ले जाने में संस्कृति नीचे चली जाती है। आपकी भाषा, परिवेश, सब कुछ बदल जाएगा। आप ग्रामीण संस्कृति देख लो, आप शहरी नगरीकरण चले जाओ। ग्रामीण संस्कृति है और शहरी सभ्यता है। क्या है वो? सभ्यता। बहुत सारे लोगों से जहां से जो अच्छा लगता है सब कुछ बांट लिया, सब ले लिया, तो वो क्या बन गई? सभ्यता बन गई। और सभ्यता डेवलपमेंट की बात करती है। किसकी बात करती है? डेवलपमेंट की बात कर रही है। जैसा चल रहा है वैसा चला, सब बदलेगा। और संस्कृति आंतरिक गुणों की बात करती है। तो जो तन की सुंदरता है ना, वो मन की सुंदरता का विनाश कर देगी। मतलब ये देखो यहाँ पर बाह्य, आपको ये क्या बोलूंगी मैं, ये क्या है? बाह्य गुण। और ये क्या है? आंतरिक गुण। आंतरिक गुण। आप इस फूल की जगह किसी मानव को भी ले सकते हो। आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका रहन सहन, आपने क्लिप, आपके जूते, आपके मोजे, आपने नाइकी का जूता पहन के रखा है बढ़िया से, आपने टी शर्ट डाल के रखी है, आपने गुच्ची का बैग पकड़ के रखा, आपके पास पर्स है, सब कुछ है, टोटल आईफोन लेके चलते हो आप। और अंदर, अंदर का गुण कहां गया? वो संस्कृति है, वो मर चुका है सर, है ना। कोई कोई में वो दोनों साथ में जीवित रहते हैं और किन्हीं लोगों की, सबकी अलग अलग बात होती है। तो थोड़ी सी बात समझ आई होगी, सभ्यता और संस्कृति का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्यों सभ्यता को बताया? क्योंकि नदियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। और सभ्यता ने जन्म लिया है भारत में, जिसको बोलते हो आप सिंधु घाटी सभ्यता। दो चीज लिखी है मैंने यहाँ पर, आपने देखा होगा, यहीं पे लिखी है क्या कि आगे वाले में? यहां पर देखो दो चीज लिखी है, यहीं पर ये नगरीकरण और लेखन शैली। क्या लिखा है यहाँ पे? नगरीकरण और लेखन शैली। आपने क्या पूरा पाषाण काल में देखा क्या लेखन शैली कैसे मिली आपको? आदि मानव ने लिखना सीख लिया क्या? नहीं सीखा ना। इसके बाद मध्य पाषाण काल में आए तो कृषि पशुपालन सीखा, पर इन्होंने लिखना सीखा क्या? नहीं ना। तो ये नगरीकरण में है ना, तो ये इनके लिए अभी मेन क्या है मुद्दा? खाना है, सिर्फ रोटी है इनके लिए मुद्दा। ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय तो आता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल हमें पता है कि आद्य ऐतिहासिक काल साक्ष्यों पर साक्ष्य प्राप्त हुए। आपको आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हैं, किंतु यहां से लेखन साक्ष्य भी प्राप्त हुए। मतलब ये लोग डेवलप थे, इन्होंने लिखना सीखा। क्या सीखा? लिखना सीख लिया। और भले से डेवलप्ड हो, लेकिन इनका लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पाए। तो ये क्या लिखते थे? भाव चित्रात्मक। ये भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, जिसे कहते हैं हम लोग पिक्टोग्राफी। इसे कहते हैं आप पिक्टोग्राफी। और इसका प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल को, और अब हमका विराम हो जाएगा हमारा यहीं पे बहुत समय के लिए। अब हम अच्छे खासे टाइम के लिए पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन? कैसे बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन? और इसको भी जानने से पहले और एक और चीज बनी। पहले जो मानव था ना, ऑस्ट्रियोपेथेकस था। क्या था? ऑस्ट्रियोपेथेकस। ऐसे चलता था 4 पैरों से, ठीक है, ऑस्ट्रियोपेथेकस था। फिर क्या हुआ?
है ना। धीरे धीरे ये मानव बढ़ा और आज क्या है, होमो सेपियंस है। क्या है ये, होमो सेपियंस। अभी हमारी प्रजाति क्या है, होमो सेपियंस। बात इतनी खतरनाक है, एक बुक है सेपियंस। कौन सी बुक है, सेपियंस। सेपियंस बुक ने प्रिडिक्ट कर दिया था बहुत पहले। देखो उसने क्या लिखा कि मानव धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा था, ऑस्ट्रियोपिथेकस से आगे बढ़ रहा था, है ना, ऑस्ट्रियोपिथेकस से आगे बढ़ रहा था मानव, और वो जब बनने जा रहा था होमो सेपियंस, 2 और पीढ़ियां आई बीच में। ठीक है, होमो सेपियंस जब ये बनने जाता है तब बोलते हैं कि होमो सेपियंस में ना दिमाग ज्यादा आ गया। क्या ज्यादा आ गया, दिमाग। होमो सेपियंस से पहले वाली पीढ़ी में दिमाग कम। मतलब ये लोग क्या करते थे पता है, कि जैसे शेर है ना, अब ये लोग इतना दिमाग लगाते थे कि वो शेर बैठा है, वो हम पे हमला कर देगा, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ लोग इधर चले जाओ, कुछ लोग उधर, मतलब हम बच के निकल जाते हैं। किससे, शेर से। तो उसने इतना दिमाग लगाया, किससे, होमो सेपियंस से पहले वाली जो पीढ़ी थी उसने। और होमो सेपियंस 2 पांव पे खड़ा हुआ। जो होमो सेपियंस से पहले वाली प्रजाति, उसके हाथ नहीं खुलते थे। आपने बंदरों को देखा है, पूरे हाथ ऐसे नहीं होते उनके, इतने रहते हैं। आपके हाथ खुले, दोनों हाथ खुले, दोनों पांव पे खड़े। ऑस्ट्रियोपिथेकस 2 पांव 2 हाथों दोनों का प्रयोग करके चलता था। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती है तो होमो सेपियंस से पहले वाली पीढ़ी जो है उसके हाथ नहीं खुलते थे, पेड़ों पे रहते थे। ठीक है, होमो सेपियंस ने हाथ खोल लिए। होमो सेपियंस जब पीढ़ी आती है ना, तो अफ्रीका से थोड़ी धीरे धीरे ट्रांसफर होती है भारत की तरफ। किधर आती है, मैं बता रही हूँ 65,000 ईसा पूर्व पहले की बात। कब की बात करी मैंने, 65,000 बीसी पहले की बात है। होमो सेपियंस की पीढ़ी आती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर ये सबसे दिमागदार जीव हो जाता है। मतलब पहले ना, होमो सेपियंस से पहले वाली प्रजाति है, उसका पेट बहुत बड़ा है और दिमाग कम, है ना। और होमो सेपियंस आते हैं ना, उसका पेट अंदर चला गया और दिमाग सही हो गया उसका। अब उसने इतना दिमाग लगाया ना, इतना दिमाग लगाया कि वो स्टोन एज से एआई तक आ गया। कहां तक आ गया, और होमो सेपियंस को कोई नहीं हरा सकता। सब कुछ होमो सेपियंस के कंट्रोल में होगा। होमो सेपियंस को हराएगा तो कौन हराएगा, तो ये प्रिडिक्शन आ गया सेपियंस बुक में, बोले एक वायरस हराएगा। मतलब वो भविष्यवाणी सत्य हो गई। क्या बोला, होमो सेपियंस को हराया ना 1920 में, किसने, कोरोना ने। दिमाग खराब हो गया किसका, होमो सेपियंस पहली बार घर में बैठा। जब से उसने दिमाग चलाना चालू करा, तब से वो पहली बार घर में बैठा। कब, कोरोना के काल में। तो देखो होमो सेपियंस जो है वो कमांड, इससे पहले वाली प्रजाति शेर से डर के भाग रही है, और होमो सेपियंस क्या बोलते हैं, 2-4 उधर से जाना, जरा 2-4 उधर से जाना। अब हम क्या करते हैं, शेर को पकड़ेंगे। होमो सेपियंस शेर को पकड़ लेता था, और पर इससे पहले वाली पीढ़ी शेर से डर के भागती थी। तो दिमाग किसमें ज्यादा हुआ, शेर से भी ज्यादा, होमो सेपियंस। इसीलिए होमो सेपियंस ने हर एक पीढ़ी को पार करा, जितने भी चैलेंज आए सबको एक्सेप्ट करता हुआ आगे बढ़ा। और फिर यही आपको मिलेगा मानव के रूप में, किसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, कल बताया था। ये वो पूरा पाषाण काल है, 28 से लेके 1750 तक। देखो यहाँ पर 2830 बीसी से लेकर कहां तक, 1750 बीसी तक। यहां तक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल। 2830 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का समय। सिंधु घाटी सभ्यता अब हम बिल्कुल उतर चुके हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। आपको यहाँ से साक्ष्य भी मिल गए हैं, और क्या मिल गया है यहाँ से, लिपि भी मिल गई, लिपि भी मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मैंने आपको बताया था। इस समय पर 1904 की बात है। कब की बात है, 1904 की बात है। लॉर्ड कर्जन जो थे, इनके समय पर भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना हुई थी। लिखना नहीं, अपन को फैक्चुअल बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे फैक्ट अलग से बताऊंगी। अभी सुनो, प्रारूप समझना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे हैंडल करेंगे वो समझना। क्या बोलता है वो, कि सिंधु घाटी सभ्यता में, किधर लिखा है और पीछे लिखा था क्या, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक प्रसार हुआ होगा, आर्थिक प्रसार हुआ होगा,
सामाजिक चीजें आई होंगी। जैसे देखते हैं क्या क्या टॉपिक आते हैं इसके अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने बोला किस किस टॉपिक पे बात होती है, तो सबसे पहले आती है राजनीति। राजनीति दो भाग में, प्रसार और प्रशासन। आर्थिक स्थिति देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता की, इकोनॉमिकल कंडीशन आप देखोगे इसकी, तो क्या आएगी यहां पर? इकोनॉमिकल में क्या पढ़ोगे आप? यहां पर आप पढ़ोगे कृषि करते हैं कि नहीं, व्यापार, शिल्प कला, पैसे कमाएंगे ना, आर्ट होगा उनके पास तो पैसे कमा लेंगे। तो ये सब आता किसके अंदर है? आर्थिक कार्य में आता है। इनका कुछ ना कुछ सामाजिक जीवन होगा। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी? धार्मिक स्थिति, धार्मिक थे कि नहीं ये लोग? किसी की पूजा वूजा करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा, और क्या बताएंगे? राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, और क्या आ सकता है? तकनीकी। क्या बोलेंगे हम लोग? तकनीक, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी थी कि नहीं इनके पास? तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके लिखने का प्रारूप होगा। आप सबसे पहले उसकी राजनीतिक स्थिति दशा बताओगे, आप मुझे बताओगे आर्थिक स्थिति, आप मुझे बताओगे इनका समाज कैसा था, ये धार्मिक में कैसे थे, धर्म कैसा था इनका, और ये टेक्नोलॉजी में कैसे थे। इस स्थिति में बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार की बात करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रसार। क्या पढ़ेंगे प्रसार में? तो समझो, सिंधु घाटी सभ्यता पहले तो 13 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई है। कितने लाख वर्ग मीटर में? 13 लाख वर्ग मीटर में ये फैली हुई है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये देखो, सबसे पहले 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता है? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे कहा जाता है। ठीक है, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। आगे बात करेंगे तो 1921 में है ना, जॉन मार्शल के समय पर क्या कहा जाता है? 1921 में जॉन मार्शल के समय पर, है ना, एक व्यक्ति है दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या करी? खुदाई करी। कहां पर खुदाई करी? सिंधु घाटी के आसपास, सिंधु घाटी आसपास के क्षेत्र में खुदाई के आदेश दिए इन्होंने। खुदाई हुई, और खुदाई हुई ना तो छोटी छोटी चीजें मिलना प्रारंभ हो गई। अच्छा, जब क्यों खुदाई चालू करवाई? अच्छा, ट्रेन की पटरी बिछानी थी। इसकी पटरी, ट्रेन की पटरियां बिछानी है, और जब ट्रेन की पटरियां आप लोग बिछाएंगे हम लोग, तब क्या होगा? खोदना पड़ेगा अंदर तक। अब कुछ चीजें मिलती थी, तो अंग्रेज इतना भरोसा नहीं करते थे कि इनके वहां कुछ होगा। लेकिन जब खुदाई हुई तब पता चला इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। ठीक, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में जब खुदाई हुई तो क्या मिला यहां से, है ना? तो एविडेंस मिले। क्या मिले? एविडेंस मिले। किसके एविडेंस मिले? तो हड़प्पा सभ्यता के। कौन सी सभ्यता के? हड़प्पा के। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जगह का नाम है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसीलिए उसको बोलते हैं, इंडस वैली को एक और नाम से जानते हैं हम। क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। किस नाम से जानते हैं हम इसे? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना करी, जिसमें
1921 में जॉन मार्शल के आदेश पे खुदाई होना चालू हुई, क्योंकि पुरानी चीजों को ढूंढना था। खुदाई करवाई, और खुदाई किसने कराई? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और इस खुदाई में सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में क्या मिले? कुछ साक्ष्य मिले, और ये साक्ष्य कहां से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। इसीलिए इसको बोल दिया हड़प्पा सभ्यता। क्या कह दिया? हड़प्पा सभ्यता कह दिया। बोलो, आया यहां तक का समझ में कि नहीं आया? आया। तो ये बन गई आपकी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर? ये ऑल क्लियर? दो चीज होती है मेरी, एक होता है क्लियर, है ना, नॉर्मल वाला, और एक होता है ऑल क्लियर, खत्म, कुछ भी नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है ना? नॉर्मल प्री पढ़ते हो वहां तो सीधा सीधा फैक्ट बताए, खत्म, है ना। मैं फैक्ट बता दूंगा, हाँ ये वो मिला था, सूद कांगेन डोर मिला था, बलूचिस्तान मिला था, जम्मू कश्मीर में मांदा चिनाब नदी के किनारे है, दायमाबाद, दास नदी, ये सब कुछ ऐसे फटाफट, है ना। तो लेकिन जब हम चीज थोड़ी सी बड़ी करना चाहते हैं तो पढ़ना भी ज्यादा ही पड़ता है ना। आप पीछे नहीं भाग सकते, मैं तो थोड़ा सा इसको काट दो मैडम यहाँ से, है ना, मेरे हिसाब से पढ़ाओ आप मुझे, है ना, ऐसा नहीं होता। चीजों की समझ आएगी तब आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ना चालू करना, है ना। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तो पढ़ना, आप थोड़ा पीडीएफ पे आ जाते हैं ना, अपन पीडीएफ दिखा दो, हमने इतनी मेहनत करके बनाते हैं आप लोग के लिए पीडीएफ, है ना। चलो, आज पूरा मैंने बोर्ड पे पढ़ाया आपको। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जब खुदाई होती है तो ये मिलता है। ये सब एविडेंस है। क्या है? ये सब एविडेंस है। कहां के? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बसाने वाले लोग कौन थे? तो 3 लोगों की कल बात करी थी अपन ने। कौन कौन से 3 लोग थे? आर्य, द्रविडियन और सुमेरियन। सुमेर बोलते हैं जिसे, या सुमेरियन बोलते हैं। तो हमने देखा कि 3 लोग थे जिन्होंने और हमने सिंधु घाटी सभ्यता की किस पद्धति से इसकी एज का पता लगाया? तो रेडियो कार्बन, C14 मेथड थी। कौन सी मेथड थी? C14 मेथड से आपने इसकी पर्टिकुलर एज जानी कि ये कब से कब तक रही होगी। तो C14 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसकी फॉर्मेशन किन लोगों के द्वारा की गई? तो इतिहासकारों के द्वारा 3 लोगों की जानकारी मिलती है, द्रविडियंस, आर्य और सुमेर। कुछ इतिहासकार बोलते हैं द्रविडियन रहे होंगे। किस इतिहासकार ने बोला है द्रविड़ होंगे? किन्ने? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के अनुसार कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे वो द्रविडियन थे। कौन थे? द्रविडियन। यहाँ पे लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किसके अनुसार? राखलदास बनर्जी के अनुसार कौन थे? द्रविड़। ठीक। अच्छा, आर्य के बारे में किसने बताया था? रामचंद्र। किसने बताया था? रामचंद्र। इतिहासकार रामचंद्र के अनुसार क्या बोला था इन्होंने कि आर्यों द्वारा बसाई गई। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि आर्य बाद में आए होंगे। इन्होंने, देखो दोनों की बात बताती हूं मैं, कि जो राखलदास बनर्जी हैं ये बोलते हैं ये बसाया तो द्रविड़ ने। किसने बसाया? द्रविड़ ने। आईवीसी मतलब इंडस वैली की स्थापना करने वाले तो द्रविडियन थे। फिर बोले कहीं दूर प्रदेश से आर्य लोग आते हैं। कौन आते हैं? आर्य। और आर्य किस पे आक्रमण कर देते हैं? द्रविड़ लोगों को मारते हैं और यहाँ से भगा देते हैं, जिसके कारण आपने हिंदुस्तान में दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र देखा होगा तो द्रविड़ लोग भाग के यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा बोला। किसने बोला? राखलदास बनर्जी ने। लेकिन रामचंद्रन ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रामचंद्र आके बोलते हैं इसकी स्थापना ये किसने करी है? आर्यों ने करी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य। देखो क्या बोला, ये विवाद का प्रश्न है। कुछ इतिहासकार वैसा बताते हैं, हमने तो सब पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, फिर किसने बताया कि भाई ये तो क्या थे? सुमेरियन थे। किसने बताया? गार्डन चाइल्ड ने बताया। इधर लिख सकते हैं हम लोग गार्डन चाइल्ड के अनुसार। गार्डन चाइल्ड के
अनुसार, गार्डन चाइल्ड के अनुसार किधर के थे ये? सुमेरियन थे। क्या थे? सुमेरियन थे। अनुसार आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। सुमेरी, ये अलग ही चलेगा, अपन को पढ़ना तो सब पड़ेगा पर, है ना। वो अलग, अपनी तीनों ने अलग अलग, सब अलग अलग चल रहे हैं ना। अपन को क्या मानना है? तीनों ही, ठीक है। आंख बंद करके जो बुक में लिखा है वो पढ़ना है, ठीक। चल आ गया यहां तक समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सब इतिहासकार ने अपनी अपनी बात बताई, है ना। तो देखो ये कुछ इतने वर्ग किलोमीटर, मैंने क्या लिखा है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। सही है बात, है ना। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों से बड़ी, मतलब बहुत बड़ी सिविलाइजेशन। इससे पहले सिविलाइजेशन मिली थी मेसोपोटामिया में। किधर मिली थी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, मिस्र की सभ्यता। इन सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी दिखी? फिर खुदाई हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों से बड़ी थी। चलो और आते हैं अब हम लोग। क्या बता रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। मैंने आपको बताया था, मैं आपको सबसे पहले प्रसार पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? प्रसार। लिख रहे होंगे तो मालूम होगा प्रसार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रसार। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में, एक मिनट, अपना मैप होगा ना इसके अंदर ही, एक मिनट, मैप होगा तो मैप पे बता देती हूँ। मैप नहीं डला यार। देखो जरा समझो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे तो मैं आपको यहाँ पे खुद मैप बना के बता देती हूँ। देखो ऐसे ही है। अच्छा देखो, अगर मैप में देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग विस्तार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मैप में देखो। पहले तो ये नहीं था भारत पाकिस्तान, ऐसा विभाजन नहीं था। तो विभाजन से बहुत पहले की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता पहले तो भारत, इंडिया, पाकिस्तान, अभी की बात पूछे, और अफगानिस्तान, ये 3 जगहों पे फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूछे तो 3 स्थान बताओगे आप, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 जगहों पे ये सभ्यता फैली, ठीक। अगर हम और बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो कुछ पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, जैसे कि सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जोदाड़ो, है ना। यहां पर आओगे तो सिंध प्रांत में, फिर आएंगे यहां पर अपन कोट डीजी। आप देखोगे पाकिस्तान के और स्थल तो बलूचिस्तान, और स्थान देखोगे पाकिस्तान में तो सुत कांगेंडोर। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब में, भारत में पंजाब, इंडिया लिखोगे ना, इंडिया में ऐसे लिखना। हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। लिखना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी में एक भी साक्ष्य नहीं मिला है, प्रश्न आ चुका। सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है वो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक भी साक्ष्य नहीं मिले। कहां से? मध्य प्रदेश से। यहाँ लिखोगे आप यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी लिखा हमने क्योंकि यहाँ दायमाबाद है। क्या है यहाँ पर? सॉरी, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ ना, मांदा है जम्मू कश्मीर में, है ना। और महाराष्ट्र में दायमाबाद है। क्या है महाराष्ट्र में? दायमाबाद। मैं बताऊंगी पूरा आपको अलग अलग इसका पोर्शन बताऊंगी मैं आपको अलग अलग। इतना पोर्शन याद रहेगा सबको? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो देखो इतने जगहों पर फैली हुई, इसको अभी हम लोग और अच्छे से पहले पढ़ेंगे। जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ का बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये कितनी फैली हुई है? तो 1100 किलोमीटर। इसकी क्या है लंबाई? 1100 किलोमीटर ये सभ्यता फैली हुई है।
और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखोगे तो इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, तो बोलते हैं ये सभ्यता जो है ना त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार सभ्यता ये रही है ना। अभी हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो और पता चलेगा। आज की क्लास आई समझ में?